सो एस्पिरेंट्स, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखा था। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। इट वाज टोटली यूजलेस। ये तो जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि हम लोग गुड गवर्नेंस लाएंगे, इस एक्ट के थ्रू गुड गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट वाज टोटली यूजलेस। और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, वो गवर्नमेंट ने अपने आप को खुश करने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बनाया था। बट एक्चुअली नथिंग मच चेंज ऑन द ग्राउंड। चेंजिंग ऑन द ग्राउंड वॉज द लेटर पार्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई, पता है, ब्रिटिशर्स को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर इंडिया में रूल करना है, इंडिया में रहना है, आफ्टर दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ये चीज़ समझ चुके थे कि अगर इंडिया को रूल करना है तो अब इंडियंस के सपोर्ट के बिना आप इंडिया को रूल नहीं कर सकते। हालांकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से पहले ही भी इंडियंस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, बट वो अपने मन से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मतलब ठीक है यार कि किसी के राज पे कब्जा है, जो अदर पॉलिसीज़ थी डलहौजी के इन सब की, तो वो एक मजबूरी में उनको ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना पड़ रहा था। बट ब्रिटिशर्स एक चीज़ समझ चुके थे कि अब इंडिया पे रूल करना है तो इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, और वो उनकी मर्ज़ी से चाहिए। तो लॉर्ड कैनिंग ने एक प्लान बनाया कि लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि भैया, लेट्स गेट इंडियंस इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, भाई वाइस रॉय है तो सजेशन तो मानना पड़ेगा ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस चीज़ पर मतलब सोचा, उसका डिसीजन लिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द 3 एक्ट्स, इंडियन काउंसिल एक्ट्स। तो 3 एक्ट पास किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909 का। तो ये जो एक्ट थे, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके सिर्फ 2 फंक्शन थे: get more and more Indians involved in the government, and the second function was the develop and evolve legislative council. So हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंट्रोड्यूस इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसराय काउंसिल। पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इंडियन सिटिंग इन द गवर्नमेंट काउंसिल, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज वाइसराय काउंसिल। पहली बार इंडियंस को काउंसिल में बैठने का मौका मिला, बट एज अ नॉन ऑफिशियली मेंबर। उन्हें कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, कोई सजेशन देने का अधिकार नहीं था, बट हाँ, वो इस काउंसिल के मेंबर बन चुके थे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, एंड दे वॉज नॉमिनेटेड बाय द वाइसराय। फर्स्ट स्टार्ट में 3 मेंबर्स जो है इंडिया में गवर्नमेंट काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। दैट वाज राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो बट इन्हें कोई मतलब राइट्स नहीं थे कि ये लोग सजेशन दें या कुछ चेंजेस करें, बट दे वाज नॉन ऑफिशियली मेंबर। और उसके बाद चलो ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, बट हालांकि गवर्नमेंट काउंसिल के मेंबर तो बने। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो 3 मेंबर्स थे उनके ब्रिटिशर्स से अच्छे टर्म्स थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने मतलब इंडियंस को शो करने के लिए हम लोग तुम्हें काउंसिल में जगह दे रहे हैं। बट जो उनके बंदे थे, या फिर कुछ बोलते हैं कि उनके प्यादे थे, हालांकि ये वर्ड बोला सही नहीं होगा, बट उन्हें जगह दी। बट आई डोंट थिंक, मतलब आई डोंट नो कि क्या रियलिटी थी क्या नहीं। तो वो उस टाइम का मैटर है। तो उस टाइम की कंडीशन पे आज पे कमेंट करना विदाउट एनी फैक्ट सही नहीं होगा, जो कि इंडिया में चल रहा है, बट ठीक है, चलने दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडियंस को ना इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद ना एक प्रोसेस स्टार्ट हुई डिसेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। तो हम लोगों ने देखा था चार्टर एक्ट 1773 में, वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी सेंट्रलाइजेशन की। मतलब कि उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। तो सारी प्रेसिडेंसीज के जो पावर्स थे वो लेकर दे दिए गए थे गवर्नर ऑफ बंगाल को, एंड वो बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई सेंट्रलाइजेशन की। द चार्टर एक्ट 1773 से सेंट्रलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है, जो सेंट्रलाइजेशन आगे ख़त्म होता है लास्ट चार्टर एक्ट के साथ 1853 में। बट आफ्टर द 8 ईयर्स इनको पता नहीं क्या वो सोचता है, उनको लगता है कि भाई सेंट्रलाइजेशन से हम लोग पूरा रूल नहीं कर पाएंगे, अगर हमें रूल करना है तो अलग अलग प्रेसिडेंसीज को अलग अलग पावर देनी पड़ेगी, तो शायद हम और अच्छे से इसको चला सकते हैं। तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन। और ये डिसेंट्रलाइजेशन जाके एंड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ। कुछ लोग बट कुछ लोग बोलते हैं कि 1937 में एंड हो जाता है, बट एंड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937।
1937 में, बट एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसके बाद क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन द पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज एंड अलाउड टू बी एस्टेब्लिश बंगाल प्रेसिडेंसीज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1862 में। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1886 में। बर्मा एंड पंजाब टू प्रेसिडेंसीज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1897 में। जो कि इस एक्ट के दो फंक्शंस थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो फंक्शंस थे इंडियन काउंसिल एक्ट के, गेट मोर एंड मोर इंडियंस इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट एंड डेवलप एंड इवॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसी के थ्रू इन लोगों ने इंडियंस को इन्वॉल्व किया गवर्नमेंट काउंसिल्स में और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट की और न्यू प्रेसिडेंसीज की इस्टेब्लिशमेंट किया, ताकि छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे अलग अलग अपने प्रेसिडेंसीज के थ्रू रूल कर सके। वो रूल इजीली होगा। उसके ऊपर एक सबसे ऊपर टॉपिक वाइसराय होगा। और हम लोगों ने लास्ट एक्ट में पढ़ा था कि वाइसराय के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा। उसकी सपोर्ट के लिए इंडियन काउंसिल बनाई गई 50 मेंबर की काउंसिल्स की, और वो सजेशन देगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। एंड ऑब्वियसली ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम कर रही थी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम। तो एक्चुअली ना लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया था, एंड इट वाज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ठीक है। बट तो अब वाइसराय को पावर मिल गया था कि वो ट्रांजैक्शन रूल ऑफ गवर्नमेंट बनाए, एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पोर्टफोलियो सिस्टम। सो लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम। लॉर्ड कैनिंग ने जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम पोर्टफोलियो सिस्टम है वो 1858-59 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, एंड इट वाज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर द 3 years विद द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू इसको एक लेजिस्लेटिव प्रोटोकॉल मिलता है, एंड दिस लेजिस्लेटिव प्रोटोकॉल गिव द पावर टू द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो हमारे आज के ऑर्डिनेंस के ही करीब करीब सिमिलर होता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और जस्ट लाइक कि एग्जीक्यूटिव कैन मेक द लॉ व्हेन द पार्लियामेंट अपसेंट। तो इमरजेंसी के थ्रू इसकी जो लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस होती है मैक्सिमम 6 मंथ होती है, और हमारे जो आज का ऑर्डिनेंस है उसकी भी मतलब मैक्सिमम 6 मंथ ही होती है। तो दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल एक्ट 1861। सो एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। इसमें ना यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना स्टार्ट हुआ। अब स्ट्रॉन्ग कैसे, तो हमने भाई ब्रिटिशर्स से कहा कि ये जो बजट डिस्कशन है इसमें एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछो। तो पहली बार इंडियंस को बजट ड्यूरेशन में क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला, जो इससे पहले नहीं था। इससे पहले क्या होता था, वाइसराय डायरेक्ट अपॉइंट करता था, डायरेक्ट नॉमिनेट करता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वो के मेंबर तो वो थे, बट जिनको कोई भी अधिकार नहीं था किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन करने के लिए या कोई सजेशन देने के लिए। बस ये था कि आप तो काउंसिल्स की मीटिंग्स है उसमें आओ, आपको बाकायदा थोड़ी मेंबर एज ए मेंबर इज्जत दी जाएगी, एज ए मेंबर भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और उसके हमने डिस्कस किया जो फर्स्ट 3 मेंबर्स थे, इसमें जो 2 किंग थे, राजा बनारस एंड महाराजा पटियाला। तो ऐसे आपको रॉयल इज्जत भी मिल जाएगी, चाय पानी के लिए पूछ लिया जाएगा, बट आपका अधिकार कुछ नहीं होंगे। तो इससे पहले जो वायसराय था वो नॉमिनेट करता था, बट अभी हमने क्या बोला कि भैया अब ना रिकमेंडेशन के थ्रू काम होगा। तो रिकमेंडेशन कौन देगा, रिकमेंडेशन देगा प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जो स्टेट्स हैं जिसको आज हम विधानसभा बोलते हैं, प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल ट्रेड, ठीक है, सॉरी, प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन लेगा। अब रिकमेंडेशन लेगा कौन, वाइसराय। पर क्यों लेगा, तो वाइसराय रिकमेंडेशन लेगा बिफोर द नॉमिनेटिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिफोर द नॉमिनेटिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो भाई अब यहाँ से एक चीज़ क्या होती है, यहाँ से एक चीज़ ये होती है कि जो प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इनको इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया है। प्रोविंसेस जो हमने एक इंडियन काउंसिल एक्ट
1861 में पढ़ा था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के 2 फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे। पहला फंक्शन क्या था, गेट मोर एंड मोर इंडियंस इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट। एंड व्हाट वाज द सेकंड फंक्शन, द सेकंड फंक्शन वाज डेवलप एंड इवॉल्व लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उसमें हमने और देखा था कि जो स्टेट लेवल मतलब जो छोटी छोटी प्रेसिडेंसी से पंजाब, बर्मा ये सब बनना स्टार्ट हुई थी, जो प्रेसिडेंसीज बननी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से उन इस एक्ट के थ्रू उन प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बननी स्टार्ट हुई। तो अब ये बात हमने की सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कि भाई वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो स्टेट प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल से वो रिकमेंडेशन देगा। और कौन देगा, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिकमेंडेशन देगा। क्यों, नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेटेड करने के लिए। अब सेकेंड चीज़ क्या होती है, अब भाई स्टेट लेवल पे भी काउंसिल्स बन चुकी थी ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, अब इसके मेंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके मेंबर के लिए नॉमिनेशन कौन देगा, वो क्वेश्चन भी आता है ना। तो इसके मेंबर्स के लिए जो नॉमिनेशन देगा वो होंगे ज़मींदार, ट्रेड यूनियंस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो वो नॉमिनेशन देंगे प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। तो यहाँ से तो ये पूरा प्रोसीजर पिक्चर था। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोगों ने समझा कि भाई यहाँ से जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ। हालांकि इलेक्शन वर्ड कहीं से कहीं तक ब्रिटिशर्स ने मेंशन यूज़ नहीं किया, बुक में कहीं से कहीं तक इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं है, बट इसको हमने समझने के लिए एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का नाम देखो। बिकॉज देखो ना, नॉमिनेशन से मतलब पहले जो पावर था वो सिर्फ वाइसराय के हाथ में था कि उसे वो मेंबर अपॉइंट करेगा। अब वो जो पावर है उसके हाथ से निकल कर नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो रिकमेंडेशन के थ्रू होने लगा। तो कुछ तो चेंजेस हुए 1861 से 1892 में। अब हालांकि बुक में एक चीज़ मेंशन नहीं है, बट मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेलिंग दिस। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो चेंजेस हुए, ब्रिटिशर्स को जो इस रिकमेंडेशन के लिए मजबूर किया गया। भाई ब्रिटिशर्स ने कोई चीज़ समझ तो आ चुकी थी ना कि विदाउट इंडियंस के सपोर्ट के आप अपने इंडिया में रूल नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज हालांकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुआ हो, बट वो एक माइंडसेट कर गया था कि अगर अब इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं किया, उनका सपोर्ट नहीं लिया गया, तो सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी होगा और हमको ऐसा लात मार के भगा दिया जाएगा। तो चीज़ ब्रिटिशर्स इजली समझ चुके थे। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया भाई कि तो 1861 का जो एक्ट है उसमें तो इन्होंने इंडियंस को ले लिया, बट यहाँ पे क्या किया, अब देखो एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लिया था, ठीक है, कोई काम वाम थे नहीं, कुछ काम देना था ना कुछ सपोर्ट लेना था, बस ठीक है, दिखावे के लिए। बट यहाँ पे फिर रिकमेंडेशन के लिए ब्रिटिशर्स क्यों झुक गए, किसी ने झुकाया होगा ना, इसके पीछे रीज़न क्या था भाई, इसके पीछे कौन था पता है, इसके पीछे जो 1892 में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की जो सारी शर्तें मानी, उसके पीछे था आपका 1858 में जिसका बर्थ हुआ था कौन, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी एंड जो अदर्स फोर फादर थे कांग्रेस के, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनका प्रेशर बढ़ने लगा और उनके प्रेशर्स के आगे ब्रिटिशर्स को उनकी जो शर्तें थी वो मानने लगी, उन्होंने मानी और रिकमेंडेशन को ब्रिटिशर्स ने मंजूर किया। उसके बाद जो रिकमेंडेशन मंजूर किया उसके बाद जो है और अधिकार भी दिए। तो क्या था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स कितनी हो चुकी थी, 6। मेंबर ऑफ काउंसिल्स नॉट मोर देन 60 एंड नॉट लेस देन 10। तो अभी ठीक है, तो जो काउंसिल के मेंबर थे 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे और 10 से कम नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो 6 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो कि ब्रिटिशर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे नॉन ऑफिशियल्स जो कि इंडियंस होंगे। अब 1861 का जो एक्ट था उसमें 3 मेंबर्स अपॉइंट किया गए थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, यहाँ पे 5 अपॉइंट किया गया, ठीक है। उसके बाद 4 जो मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रोविंशियल, जो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन किया है इतना, ठीक है। और एक जो मेंबर होगा वो अपॉइंट होगा कलकत्ता के द्वारा, यानी कि बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट प्रोविज़न फॉर इलेक्टिंग सम नॉन ऑफिशियल सीट्स, ठीक है। तो हालांकि हमने क्या डिस्कस किया था कि इलेक्शन वर्ड कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं हुआ, बट जो प्रोसीजर था वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था, ठीक है। उसके बाद एक्सपांड द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिस्कस आंसर एंड क्वेश्चन ऑन बजट।
तो हालांकि ये डिस्कस पहले भी होती थी, बट इंडियंस को ये डिस्कशन करने का अधिकार नहीं था। यहाँ से इंडियन को जो है वो अधिकार मिला। उसके बाद नॉन सप्लीमेंट्रीज वर अलाउड। उसके बाद एक और चीज़ हुई 1861 से 1892 के बीच। हालांकि चीज़ें बहुत सारी हुई, ठीक है। कांग्रेस का बर्थ हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी का बर्थ हुआ, द हीरो ऑफ द फ्रीडम फाइट। बट 1869 में महात्मा गांधी का बर्थ होता है, देन वो इंग्लैंड चले जाता है, तो इस ड्यूरेशन में शायद वो इंडिया में थे ही नहीं। फिर इंडिया आते हैं, देन अफ्रीका चले जाते हैं, तो वो अभी तक उनका इससे कोई लेना देना था ही नहीं। बट एक और चीज़ 1885 के समथिंग होती है, वो पता है क्या होता है। हालांकि देखो, इंडिया का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उसके लिए कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, महात्मा गांधी को ब्लेम किया जाता है कि भाई, बट आपको पता है जो माइलस्टोन था बंटवारे का, जो नींव का पत्थर था, जो बंटवारे का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, फिर जो बोले बंटवारे की जो नींव रखी गई थी, वो रखी गई थी आपकी 1885 में, 1884-85 की ड्यूरेशन। किस किस कंडीशन में? विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। किसके थ्रू? सर सैयद अहमद खां के थ्रू। हालांकि ये कोई उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, बट इसको हम लोग बोल ऐसे सकते हैं कि बंटवारे की नींव यहाँ से क्यों रखी, क्योंकि इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले इंडियंस को ना हिंदू कहा जाता था, ना मुस्लिम कहा जाता था, उन्हें काउंट किया जाता था इंडियंस में, ठीक है। कोई डिवीजन नहीं था रिलीजियसली, ठीक है। उनका माइंडसेट बिल्कुल सेम था कि वी आर इंडियंस, वी आर ब्रदर्स, एंड हमारे जो एक ही एनिमी है वो है ब्रिटिशर्स। बट विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अलग माइंडसेट कर दिया गया कि भाई तुम अलग हो, तुम अलग हो, ठीक है। हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, और जो इंडियंस है वो डिवाइड हो गए दो पार्ट में, हिंदू एंड मुस्लिम। तो इंडियन का जो डिवाइडेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट से, जो कि बंटवारे की नींव रखी। अब हालांकि देखो, कोई भी चीज़ चिंगारी जो होती है, मतलब इतना बड़ा बंटवारा, मतलब इंडिया का बंटवारा हुआ, इतने ज़्यादा लोग मरे उस टाइम पे, तो वो चीज़ एक दिन का डिसीजन नहीं था, इतने सालों से वो जो एक चिंगारी 1885 में सर सैयद अहमद खान लगे थे। हालांकि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट वो डिवीज़न तो ऐसे स्टार्ट हो चुका था। तो जो चिंगारी लगी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो चिंगारी ने एक बहुत बड़ी ज्वाला, बहुत बड़ी आग का रूप लिया 1947 में, ठीक है। और उस चिंगारी को ऑब्वियसली एक डिवीज़न स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सेकेंड जो हवा मिलेगी वो मिलेगी BHU के थ्रू, क्योंकि फिर तो अब देखो, अब डिवीज़न की बातें स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर वो अलग अलग डिवाइड होगा ही। सो हालांकि ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, तो इसलिए बस मेरा था कि जो मुझे थोड़ी चीज़ें बतानी थी कि जो बंटवारा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1885 से, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वो IMU नहीं है, वो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थ्रू बंटवारे की नींव रखी गई थी यहाँ से। सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि सर सैयद अहमद खां का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उन्हें एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, और उनके लिए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था कि जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उन्हें एक अच्छा एजुकेशन निकले, और जो मुख्य धारा है, जो मेन स्ट्रीम है, उसके साथ साथ आगे बढ़े एक अच्छा एजुकेशन लेके। बट अगर वो ये वर्ड वहाँ से यूज़ नहीं होता, सिर्फ अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर अलीगढ़ इंडियन यूनिवर्सिटी हो जाता है या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाता, तो शायद वो जो माइंडसेट है कि भाई हम अलग है तुम अलग हो, वो शायद यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था, बट पब्लिक के मन में वो एक माइंडसेट बैठ चुका था। क्योंकि जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो फिर एक प्रोसीजर बैक साइड में स्टार्ट हुआ हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि बनारस में, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1914-1915 की ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये रीज़न था, अगर ये दोनों वर्ड्स बीच में यूज़ नहीं होते तो हम लोग इंडियंस ही होते, हर मुद्दे पर साथ साथ लड़ते, एक दूसरे के अगेंस्ट हम लोग लड़ना स्टार्ट नहीं करते। तो यहाँ से एक चिंगारी को आग लगी 1909, जो हम लोग नेक्स्ट एक्ट में डिस्कस करेंगे। तो अंग्रेजों ने उस चिंगारी को बहुत अच्छे से हवा देके डिवाइड ही कर दिया था, ठीक है। जो बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल डिवीजन हुआ था वो, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर दिस एक्ट, देन वी विल डिस्कस अनदर एक्ट्स इन अनदर नेक्स्ट लेक्चर्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।